हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि है प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को आज देखेंगे। पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशंस देखेंगे, कैसे हम पूरा डेरिवेशन डिराइव करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और पूरा जिससे इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक आपको पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ऐसा रिएक्शंस जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, वो सिंगल किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, वो कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी एग्जांपल लिखेंगे आपको और आसानी समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये रिएक्शन है, ए हमारा अभिकारक है या फिर रिएक्टेंट है, इधर क्रियाफल है या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो वेग है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। और ए कितना है, सिर्फ एक अभिकारक है, मतलब एक रिएक्टेंट है। तो सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट पे किसी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है या डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं कि एग्जांपल है N2O5। N2O5 हो गया है ना, इससे बनता है N2O4 प्लस हाफ O2। तो देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है N2O5 पे, पूरे इसके एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक अभिकारक पे डिपेंड कर रहा है। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। और एग्जाम्पल लिखते हैं तो और आसानी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। H2O2 का अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशंस करते हैं, तो क्या बनता है, H2O बनता है और हाफ O2 बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है और हाफ O2 बनता है। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली H2O2 पे डिपेंड करेगा, मतलब H2O2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसको भूलना नहीं है। रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर आपको डाउट्स है तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या चीज़ है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन या किस पे डिपेंड करता है, तो अभिकारक की सांद्रता पे करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे करता है। तो अगर रिएक्टेंट हमारा एक है या फिर एक अभिकारक पे ही डिपेंड कर रहा है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन, तो वो कहलाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं कि एग्जाम्पल और लिख देते हैं, CH3COO और CH3 है ना, मिथाइल एसीटेट बोलेंगे, प्लस H2। अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ट्रिक है। HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बनता है आपका एसिटिक एसिड COH और बनता है मेथेनॉल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, क्योंकि अभिकारक इस बार दो हो गया है, रिएक्टेंट कितना हो गया, दो हो गया, एक ए हो गया और एक ए होगा। बट होता क्या है कि जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर दिखने के लिए दो रिएक्टेंट है हमारे पास, ये भी एक रिएक्टेंट है और ये भी एक रिएक्टेंट है। बट होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, एक्सेस में यूज़ करते हैं ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन, आपका जो अभिक्रिया का वेग है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता। वाटर पे डिपेंड नहीं करने की वजह से सिर्फ डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन आपका इस मिथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है। इसलिए ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसी को बोलते हैं। या फिर देखो यहाँ पर दिख रहा था हमें एसिटिक एसिड पे भी डिपेंड करना चाहिए था, वाटर पे भी डिपेंड करना चाहिए था रेट ऑफ द रिएक्शन, बट हो क्या रहा है, डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अगर हिंदी में बोलेंगे तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है, मतलब दिखता दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसे है ना, दिख ऐसे रहा है कि दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कर किस पे रहा है, सिर्फ एक पे कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है ये। अब हम चलते हैं अपना मैथमेटिकल डेरिवेशन वाले पोर्शन पे। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है थ्योरी में कि मान लो ए की सांद्रता, जैसे मैं रिएक्शंस लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ए से हमारा बनाना है हमें प्रोडक्ट, ए से हमें क्या बनाना है, हमारा प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे लिखा है मान लो ए की प्रारंभिक सांद्रता कितना है, ए मोल है। तो मैं लिखता हूँ टाइम टी जीरो पे, टाइम जब जीरो है मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ रिएक्शन, तो प्रारंभिक सांद्रता कितना है, ए है, मोल पर लीटर है। उसके बाद देखो टी समय में ए का एक्स मोल पर लीटर क्रियाफल में परिवर्तित हो जाता है। जब टाइम टी हो जाता है, तो देखो जब टाइम जीरो था तो ए का कंसंट्रेशन कितना था, ए था, तब तो पी यही बना नहीं है, तो ये जीरो लिखेंगे इसको। लेकिन टाइम टी पर लिखा है, टाइम हो गया टी,
टाइम टी पर ए में से कितना एक्स मोल आपको दिख रहा है, एक्स मोल कहाँ जा रहा है, एक्स मोल क्रियाफल में परिवर्तित होता जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे ए से क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। वही एक्स क्या बना, आपका क्रियाफल या फिर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया है। अतः टी समय में ए की सांद्रता घटकर ए से घटकर कितना हो गया, ए माइनस एक्स मोल लीटर रह जाती है। देख रहे हो यहाँ पर टाइम जब जीरो था तब ए की सांद्रता स्मॉल ए था और प्रोडक्ट जीरो था, है ना। जब टाइम टी पे आया तो कितना हो गया सांद्रता ए का, ए माइनस एक्स हो गया और प्रोडक्ट की सांद्रता हो गया आपका एक्स अमाउंट बन गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको क्या करते हैं, पूरे अच्छे से डिराइव कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है टी समय में अभिक्रिया का वेग, देखो क्या लिखा है, टी समय में अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता ए माइनस एक्स के समानुपाती होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ द रिएक्शन किसके, ए की सांद्रता का। जब हम टी समय की बात करेंगे, टी जीरो पे तो आपको दिख रहा था ये है, बट टी जीरो पे तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो हम उसका रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल के क्या करेंगे, है ना। हम रेट ऑफ द रिएक्शन तब निकालेंगे जब हमारा प्रोडक्ट बना हो। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड हम प्रोडक्ट बनेगा तभी हम मानेंगे। ठीक है, तो समय टी पे, ये देखो टाइम टी पे ए माइनस ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, ए माइनस एक्स हो गया है और प्रोडक्ट आपका एक्स हो गया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिख देते हैं, अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, एक एक करके समझते हैं आराम से, है ना। अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग को हम जैसे मैंने बताया भी है कैसे लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। एक्स क्या है आपको पता है, एक्स क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, या जितना अमाउंट में प्रोडक्ट बना है वही क्या है, एक्स है। तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, हमने लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए माइनस एक्स के कंसंट्रेशन के। किसका समानुपाती होता है, तो ए माइनस एक्स के कंसंट्रेशन के। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे लिखेंगे के और यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस एक्स। हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया है। ठीक है, तो इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक है, ये मैंने बताया भी है, वेग स्थिरांक। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स, देखो एक्स वाले को एक तरफ ले आते हैं, मतलब ए माइनस एक्स को हम इस तरफ ले आए और क्या हो गया, के डी टी हो गया, पता है डी टी को उस तरफ लेके चले गए। अब हम इस इक्वेशंस का क्या करना है, हमें समाकलन करने पर, या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, समाकलन करने पर या फिर इंटीग्रेशन करने पर भी लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इस इक्वेशंस को, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का हमने लगा दिया और ये हो गया आपका के डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इधर कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स का तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स, लेकिन आपको अगर आपको 1/x का और डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आपको होता है ln x। ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस में थोड़ा, है ना, उस पर देख लेते हैं। क्वेश्चंस में है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का थोड़ा समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस में है a माइनस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है dx में, तो इसका आंसर आएगा माइनस ln x। अब कैसे आएगा इसको देख लेते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस एक्स को आपको मानना पड़ेगा x, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है इस वाले में देखिए 1/x का हमें पता है ln x होता है, लेकिन 1 माइनस एक्स का नहीं पता है, ये होता है, ये तो हमने लिखा है भी, है ना। तो 1/a माइनस एक्स को क्या मानेंगे, a माइनस एक्स को x मानेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में देखिए, अगर a माइनस एक्स को x रख दूं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए एक्स डी एक्स। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ln x। ये हमें पता है रूल में। और जब कभी भी हम कुछ को मानते हैं, जैसे कि a माइनस एक्स को मैंने क्या माना है, x माना है, क्या माना है, a माइनस एक्स को x माना है, तो हमें जो मानते हैं उसका क्या करना है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहता है और उसमें मल्टीप्लाई करना रहता है। क्या करना रहता है, डिफरेंशिएशन। तो जैसे d बाई एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में मैं a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या होगा, इसको अलग अलग लिखते हैं, डी ए बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। तो a हमारा क्या है, a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब फिक्स वैल्यू है ना। a हमारा इतना इतना मोल पर लीटर लिए थे बोल के एक वैल्यू है वो, तो कोई से भी एक वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। और ये dx है तो इसका वैल्यू हो गया -1। तो ये जो -1 आया है और ये 1 माइनस एक्स में ln x आया है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 माइनस a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, -1
मल्टीप्लाई करना पड़े किससे, ln x से, तो ओवरऑल क्या निकलेगा, माइनस ln x निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस ln x, और ln x की जगह हमने क्या लिखना है, हमें यहाँ से देखो x की जगह हमें लिखना है a माइनस एक्स, तो माइनस ln a माइनस एक्स, इसका हम ओवरऑल क्या होगा, फाइनल इंटीग्रेशन होगा आपका। बहुत आसानी से मैंने बता दिया है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1 बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 1 माइनस ए बाई इंटीग्रेशन होना चाहिए ln माइनस ln x, लेकिन कैसे होता है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो आपको पता है a माइनस एक्स 1 बाई ए माइनस एक्स है जो dx, इसका डायरेक्ट रूल नहीं है, इसको हमें मानना पड़ता है, a माइनस एक्स को x मानना पड़ेगा, जब x मानेंगे तो 1 बाई एक्स लिखेंगे और dx, तो ln x ये हमें पता था। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जो हम मानेंगे ना उसका डिफरेंशिएशन करके उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, क्या निकला आपको, देखो ये ओवरऑल आपका निकला इंटीग्रेशन में, ये है आपका इंटीग्रेशन माइनस ln a माइनस एक्स इंटीग्रेशन निकला। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधा उसको डायरेक्टली, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ln a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकला। अब इधर आते हैं तो देखो k क्या है आपका, कांस्टेंट है, k कांस्टेंट होने की वजह से बाहर है, और समेशन ऑफ डी टी का समेशन क्या होता है मैं बता दूं, t होता है किसी का भी, जैसे dx का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे आप तो x होगा, dy का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो y होगा, वैसे dt का t होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ t और प्लस लिखेंगे c क्या है आपका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी लगाते हैं ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये आता है। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखना है आपको, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों को थोड़ा आसानी होगा, बट बायो बैकग्राउंड वालों को थोड़ा समझना है इसको। ठीक, तो के टी प्लस सी लिख दिया हमने, ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया, मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1 आ गया ये। तब हमें क्या करना है, देखो स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं ना, प्रारंभिक समय में, मतलब स्टार्टिंग समय में क्या था, जब हमने देखा था, यहाँ पर इक्वेशन को देखेंगे आप जो हमने ऊपर में लिखा है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये वाला था, टाइम जब t जीरो था, टाइम जब t जीरो था तब a तो बना था, p बना था क्या, p नहीं बना था ना, मतलब ये x वाला वैल्यू क्या था, जीरो था। जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तब x तो कुछ बना ही नहीं है, तो x को भी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो प्रारंभिक समय में, या फिर है ना, प्रारंभिक समय में क्या लिखने वाले हम लोग, टाइम t जीरो था तो x भी क्या था, x भी जीरो था। तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में पुट करने पे क्या हो जाएगा, टाइम देखो ln a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, k के बाद t की जगह भी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, बचेगा c, तो क्या बचा यहाँ पे ln a हो गया तो जीरो हो गया, उसके बाद इधर बचा k जीरो, तो जीरो हो गया, जीरो प्लस c, मतलब c इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस ln a निकला है। t इज इक्वल टू क्या निकला है, c इज इक्वल टू माइनस ln a। ये वाला पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब इस c का वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। c वैल्यू को कहाँ पुट करना है, c के इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन 1 में हमें समीकरण 1 में c का वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स है, प्लस k साथ t भी है, c क्या है हमारा अभी हमने निकाला, माइनस ln a निकला, तो इसको लिखते हैं माइनस ln a माइनस एक्स हो गया, इधर हो गया आपका के टी, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ln a हो जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं, फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब ln माइनस ln a को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इधर, प्लस ln a माइनस ln a माइनस एक्स, इधर क्या बचा है, के टी। तो आपको पता होगा, अगर मैथमेटिक्स में देखें तो क्या होता है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है ना, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी। तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, तो इसको भी वैसे लिखेंगे ln a बाई a माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया आपका, के टी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो 1 बाई, या k इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो 1 बाई होगा t ln a माइनस एक्स, और इधर बचेगा k। a हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट, हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यही हमारा फाइनल डेरिवेशन था। बस इसमें एक स्टेप और लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ln इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग में, ln में e का पावर होता है, लॉग में बेस 10 होता है, तो मतलब ये ln इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ln की जगह, इस इक्वेशन में ln की जगह अगर हम पुट कर दें तो 1 बाई टी, ln की जगह क्या लिखेंगे,
2.303 log लिख देंगे और बचेगा क्या, a इज इक्वल टू a माइनस एक्स बच जाएगा, इधर क्या है k, इसको लिख देते हैं 2.303 हो गया t, तो log a बाई a माइनस एक्स, ये हो गया k। तो कभी कभी log के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो आप इस टाइप से बनाएंगे, और अगर ln के फॉर्म में आपको बनाना होगा तो मतलब ये भी एक इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन, सब दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, रेट इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक समीकरण है, वेग स्थिरांक समीकरण है। ठीक, तो ये हो गया इसका फाइनल। अगर आपको वेग स्थिरांक समीकरण निकालने के लिए बोले या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी डेरिवेशन बोलेंगे तो आप इस इक्वेशन को उसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आराम से आप समझेंगे कि करके पॉइंट को तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसी इक्वेशंस के बेस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसके किसके बीच प्लॉट करना है। देखो हमें प्लॉट करना है log a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच। पहला ग्राफ किसके बीच प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, log a माइनस एक्स और t के बीच में। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं इसको, है ना। तो आपको जो मैंने ऊपर में इक्वेशन लिखा है यहाँ से मैं बताऊँगा, इसी इक्वेशन को लेते हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा फिर आसान कर लें, तो कैसे करेंगे इसको, 2.303 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इस इक्वेशन को 2.3, इस इक्वेशन को देखना है आपको, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को देखना है। तो 2.303 को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ नीचे साइड और t को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, log a बाई a माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ k t को उधर लेके चला गया ना, और 2.303 नीचे आ गया ये। अब मेरे को पता है कि log, देखो log a बाई a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी इसको लिखते हैं log a बाई b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वैसे लिखूंगा log a माइनस log a माइनस एक्स, और इधर क्या है kt बाई 2.303। अब हमें ध्यान से देना है आपको कि हमने यहाँ पे लिखा है ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है, log a माइनस एक्स और t के बीच प्लॉट करना है। मतलब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मली ग्राफ बना दूँ, है ना, जिसमें इधर क्या होना चाहिए, log a माइनस एक्स होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन जो बनाना है कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का उसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब y की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, log a माइनस एक्स को, क्योंकि हमें प्लॉट किसके बीच करना है, हमें प्लॉट करना है log a माइनस एक्स। ये हमारा y एक्सिस में है, ये हमारा x एक्सिस में, तो हमें y की जगह में क्या लाना है, log a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर log a माइनस एक्स तो है लेकिन इधर है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इक्वेशन को सिस्टमेटिक करते हैं। मान लेते हैं इसको हम log a माइनस एक्स कर दिया मैं, तो ये log a को क्या करना पड़ेगा, हमें उस तरफ भेजना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे माइनस रखते हैं। इधर माइनस जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा log, और इधर क्या है प्लस के फॉर्म में है kt प्लस, क्या है kt है ना, इधर आपका है kt है और 2.303 है। ठीक, तो अब हमें देखो यहाँ पर log a माइनस, ग्राफ में हमें log a माइनस एक्स चाहिए, यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो log a माइनस एक्स, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो log a हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा इस बार kt बाई 2.303। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको इक्वेशंस को इसी इक्वेशंस में देखते हैं। तो देखो ये y है, अब ये हमें क्या करना है, t को यहाँ पर देख रहा हो आपको, t को हमें x एक्सिस में लाना है, t को हमें x एक्सिस में लाना है, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, mx मानना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह हमने t पुट करना है। ठीक है, और इधर है आपका c, यही हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। तो इसको और सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log a माइनस एक्स हमें लिखना पड़ेगा, mx के फॉर्म में लिखना है तो माइनस k 2.303, t को अलग लिख लेते हैं, और ये हो गया प्लस के फॉर्म में आपका log a। तो ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका m, और t आपका हो गया x, ये हो गया आपका y। तो इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप
माइनस आया है, माइनस के वैल्यू के साथ k बाई 2.303 आया है। माइनस आया है मतलब ये माइनस है, मतलब नीचे की ओर ऐसे आएगा स्लोप। अगर वो प्लस आता तो हमारा स्लोप ऊपर जाता है ना, लेकिन ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो ये जो स्लोप आ रहा है ना, इस स्लोप का वैल्यू कितना है, k बाई 2.303 माइनस में, माइनस है ना, स्लोप हमारा क्या है, माइनस है, तो इसको लिखेंगे माइनस के 2.303 का वैल्यू का स्लोप है। और जो आपके c दिख रहा है ना, लॉग a जो आया है, ये आपका इस वैल्यू को जिस वैल्यू में कटता है, मतलब इसका वैल्यू आपका कितना है इस पूरे का, लॉग a है। तो जो इंटरसेप्ट है वो बताता है कि y एक्सिस को कहाँ पर कटा है वो दिखाता है, और स्लोप मैं बता दिया, स्लोप अगर माइनस आया तो इस टाइप से आप ड्रा करेंगे, अगर स्लोप प्लस आ गया तो इस टाइप से आप ड्रा करेंगे। तो प्लस माइनस का भी मैंने बता दिया। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किसके किसके बीच ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। जिसके बीच भी आपको ग्राफ को प्लॉट करना होगा उसको y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे, और देख लेंगे कि x एक्सिस में क्या रखा जा रहा है, y एक्सिस में क्या रखा जा रहा है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ प्लॉट और कर लेते हैं। हमें दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, log a बाई a माइनस एक्स वर्सेस किसके बीच, t के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने देखा था ऊपर में क्या लिखे थे, log a बाई a माइनस एक्स हमारे पास था, मैंने यहाँ पे लिखा था kt = 2.303 थे इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, हमें ग्राफ प्लॉट किसे किसके बीच करना है, यहाँ पे बना देते हैं, log a बाई a माइनस एक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, और हमें प्लॉट करना है t के बीच। तो हमारा y भी है, दिख रहा है आपको, y है ये, और t है, मतलब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m x और c। तो यहाँ पर c तो कुछ है नहीं, क्या है, 0 है। तो y = तो आपको दिख रहा है log a बाई a माइनस एक्स, जो कि हमें चाहिए था। और आपको इसको और आसान वे में लिखे तो log a बाई a माइनस एक्स लिखेंगे, और m की जगह क्या है हमारा, k = 2.303 है, और x की जगह तो t है ही है, और c हमारा 0 हो गया है। तो आपको स्लोप देख रहे हो, स्लोप किसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जाएगा। लेकिन इंटरसेप्ट क्या है आपका, इंटरसेप्ट आपको 0 है, तो 0 है मतलब वो ओरिजिन से जाएगा, उसको कोई भी एक्सिस को काटेगा नहीं, ये डायरेक्टली जाएगा। पॉजिटिव स्लोप है तो सीधा ऊपर जाएगा प्लस के साथ, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2.303। तो t की जगह x एक्सिस में, इसको y एक्सिस हो गया, और आपका स्लोप ये हो गया। और जबकि इंटरसेप्ट 0 होने की वजह से आपको किससे लेके जाना है, ओरिजिन से लेके जाना है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट करने भी आना चाहिए, बहुत आसान है ना। y = mx + c के फॉर्म में आप अगर अच्छे से रख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से ग्राफ प्लॉट करना भी आप सीख जाएंगे। ताकि जैसा भी इक्वेशन आएगा तो आप आसानी से, आप जिसके बीच आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच प्लॉट करने के लिए बोला है, उस फॉर्म में आप इक्वेशंस को अरेंज कर लेंगे, फिर आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।